अलीगंज वाली हवेली का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद चारों शोध की विद्या अपनी लाइब्रेरी में बैठे अपनी शोध के विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। अनंत ने रिद्धि, प्रिया और संभव घोस्ट हंटिंग के विषय पर शोध कर रहे थे। चारों ही निडर अपने काम के लिए पूर्णतया समर्पित थे। कितनी भी बड़ी हवेली हो, खंडरों हो या कुछ भी हो, उनके लिए सब काम आसान था। तल्लीनता से उसमें वो काम करते थे। कहीं भी कोई आत्मा फंसी मिल जाती, कुछ स्थानों पर नकारात्मक प्रभाव मिलता, लेकिन वो स्थान भूता नहीं होते थे। अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य भूत प्रेत आत्मा को ये अपना विषय नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा को तो दशकों पे सोच चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा कभी कोई उस पर सर्च नहीं हुई, शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा, डाकनी, पिशाचिनी, यक्षिणी, ब्रह्मांड में अवश्य कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा जरूर है, कुछ अनजान शक्तियां जो हैं, किंतु उनके अस्तित्व का आभास, उनके एग्जिस्टेंस का आभास इंसान को नहीं है। विज्ञान कहता है हमारे आसपास हमारे हर प्रकार की ऊर्जा घूम रही है। किसी के लिए मंत्र साधना विधि के माध्यम से जब हम नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं आखिर वो, और उनको साधने की क्या काम हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जिससे इंसान अभी अनजान है? बस इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चारों हर संभव प्रयास कर रहे थे। रिद्धि, ये कौन सी किताब में आखिर आंखें गड़ाए हुए हो तुम, कुछ बताओगी? रिद्धि कहती है, अरे यार बस खत्म हो गई। मैं एक जिन की, अफरीत जिन की कहानी पढ़ रही थी। कहते हैं कि ये कहानी एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसमें जिन की धरती पर आने और विनाश की सच्ची कहानी लिखी गई है। पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे जिन से मैं साक्षात्कार कर रही हूँ। एक बात बताऊँ, इस किताब में लिखा है कि जिन को इसकी दुनिया से बुलाने के लिए कुछ खास रिचुअल्स करने पड़ते हैं। उन मंत्रों को लगभग 250 साल पहले किसी किताब में आखिरी बार लिखा गया था। वही किताब जो चांदपुर के महाराज के पुस्तकालय में रखी गई थी। क्यों ना हम लोग वहां चलकर उस किताब को खोज कर उस पर रिसर्च करें। जिस तरह से उस पर जिन का जिक्र है, हो सकता है किसी और अज्ञात ताकत के बारे में भी जानकारी मिल जाए। और ये बात तो तुम जानते ही हो कि हमारे पूर्वज ऐसा बहुत कुछ जानते थे, जिसके बारे में अभी हमें जानना बाकी है। चाहे पिरामिड हो, कैलाश पर्वत की मिस्ट्री, बहुत कुछ जानना बाकी है। जिनके निशान, जिनके मार्क्स अतीत में छिपे हैं, पास्ट में छिपे हैं। यानी तुम उसी मनहूस हवेली में जाना चाहती हो जहां इतने लोगों ने जान गंवाई। रिद्धि कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम सोने जाओगे, पीएचडी तुम्हें हाथ में मिल जाएगी? हम, ये हमारा काम है, ये हमें करना पड़ेगा। आखिरकार सबने समर्थन जब कर ही दिया तो कहते चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। चारों अब उस मोड़ वाली हवेली के लिए निकल चुके थे। हवेली पर पहुंचने पर देखते हैं कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। कबूतरों की कोई और आवाज, उल्लुओं के अलावा कोई और आवाज वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। जगह जगह से महल टूटा हुआ था, अपनी भयावहता की कहानी कह रहा था। वो पुस्तकालय को खोज रहे थे। पुस्तक के जिनके अनुसार हवेली के निषेध क्षेत्र में ये पुस्तकालय था, जहां उन्हें हवेली के हर कमरे को जांच परख लिया था, किंतु पुस्तकालय जैसा कोई भवन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अधिकांश कमरे वर्षों की अपेक्षा और होनी अनहोनी घटनाओं के कारण जर्जर स्थिति में थे। हर तरफ गंदगी से भरी एक एक कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते करते वे तीनों रहस्यमय कमरे में पहुंच गए, जो कि महाराज का शयन कक्ष हुआ करता था। एक पुराने भव्य से पलंग के अतिरिक्त वहां पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था। हर जगह धूल मिट्टी का अंबार लगा हुआ था। रिद्धि की नजर एक खूबसूरत आईने की तरफ जाती है। बड़ा अच्छा आईना था, आकार विशाल था कि उसके सामने खड़े होने पर पूरे कमरे का दृश्य उसमें दिखाई पड़ रहा था। आईने की नक्काशी को निहारते निहारते जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, न जाने कैसे पीछे से आकर अनंत उसे टकरा गया। रिद्धि आईने से जाकर टकरा गई।
जोरदार झटका लगने से अभी तक आईना लग रहा वो दर्पण एक दरवाजे की भांति अंदर की ओर खुल गया, जिसे देखकर चारों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्या उन चारों को कोई खुफिया कमरा मिल चुका था? क्या हवेली में उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, या फिर कुछ कहानी नया मोड़ लेगी? हालांकि मन में शंका के बादल मंडरा रहे थे, फिर भी काम तो काम होता है, इसलिए अपने मन के शंकाओं को किनारे रखते हुए चारों एक के बाद एक कमरे में दाखिल होते चले गए। अंदर काफी अंधेरा था। संभव ने साधना में थोड़ी टॉर्च से रोशनी करी तो थोड़ी अंधेरे से राहत मिली। बाहर के कमरों के मुकाबले ये छोटा और साधारण लेकिन अंधेरा था। इसमें प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास बहुत सारी किताबें फैली हुई हैं। तो क्या यही है महाराज का गुप्त पुस्तकालय? अनंत ने कहा। लगता तो यही है। अगर यही पुस्तकालय है तो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि कोई भी किताब ढूंढना सुई निकालने जैसा है। प्रिया ने चारों नजर दौड़ाई और जवाब दिया। प्रिया की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी की गहरी परछ चढ़ गई। तो क्या इतने दूर आना व्यर्थ हो गया? संभव ने कहा। अरे यार, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ आएगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमत हुए। बची हुई पुस्तकों को एक एक करके देखने लगे। अधिकांश पुस्तकें अधजली अवस्था में थीं और कुछ नीचे बिखरी पड़ी थीं। चिकित्सा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, न जाने कितनी किताबें थी वहां पर कि राजा की इन विषयों पर गहरी रुचि रही होगी, या फिर वो बेहद अंधविश्वासी रहा होगा। काफी देर तक एक एक पन्ने को पलटने के बाद रिद्धि के हाथ एक किताब लगी। पहली नजर देखने पर यह तंत्र मंत्र संबंधी पुस्तक लगती थी। बाकी किताबों को घंटों तक छानने के बाद वे रिद्धि को मिली की किताब ही पढ़ने लगे। अगले दिन चारों प्रिया के घर में बैठ उस अधजली किताब को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। पुस्तक की भाषा उर्दू थी और उन चारों में बस एक रिद्धि थी जिसे उर्दू का अच्छा ज्ञान था। रिद्धि ने किताब पढ़ना शुरू किया। वर्जित। एक पेज पर लिखा हुआ एक शब्द बड़ा अटपटा सा लगा उसे, और इस किताब पर चेतावनी लिखी हुई थी, यानी इसे पढ़ना वर्जित है। अगर पढ़ना वर्जित है तो इसे लिखा ही क्यों गया? तुम आगे पढ़ो, रिद्धि के दोस्तों ने कहा। रिद्धि आगे पढ़ने लगी। आगे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जिसका अर्थ था, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां उपस्थित हैं जिन्हें कभी भी अभिमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकांश पैशाचिक हैं, जिनके होने का अर्थ ये है विनाश। आगे कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना वर्जित माना गया है। किताब में कई जगह अलग अलग स्थानों में चेतावनी लिखी हुई है। मतलब इस किताब में किसी ऐसी शक्ति का जिक्र है जो बहुत शक्तिशाली है। अचानक रिद्धि की आंखों में चमक आ गई। जो हमने इतना खोजा आखिर मिल ही गया। पागल मत बनो, हर शक्ति को संभालने का दम नहीं है तुम में, और न मल्टीमीटर में। जिस किताब में लेखक ने खुद चेतावनी दी है, तुम उस मंत्र को बोल रही। आज के युग में 250 साल पुराने मंत्रों क्यों दोहराना? संभव कमरे से बाहर निकल आया था। अब प्रिया के चेहरे के भाव बदल रहे थे। संभव ठीक ही कह रहा है, शायद हमें इन सब से नहीं उलझना चाहिए। उसने अपना मत रखा। चलो ठीक है, हम नहीं करते ये सब। कैसा लगा चांदपुर? रिद्धि ने किताब बंद करते बात बदलते हुए कहा कि हाँ। रिद्धि ने जवाब दिया कि सबने चैन की सांस ली। धीरे धीरे बातों का रुख बदलने लगा और कुछ देर के हंसी मजाक के बाद सभी अपने घर को लौट गए। आधी रात को रिद्धि के मन में फिर से उस पुस्तक को पढ़ने का ख्याल कौन रहा। वैसे भी कहते हैं, जिज्ञासा ही विनाश और आविष्कार की जननी होती है। रिद्धि के मन में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। उसकी समाधान के बिना उसको चैन नहीं मिलने वाला था। बिस्तर से उठकर उसने वापस वही पन्ना खोला अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। रिद्धि ने उन मंत्रों का बारंबार उच्चारण आरंभ कर दिया। मंत्रोच्चारण के बाद जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो रिद्धि थोड़ी निराश हो गई। हाँ, बिना बात के डर रहे थे हम। कहने को तो रिसर्च कर रहे हैं,
लेकिन एक नंबर के डरपोक है। रिद्धि किताब एक तरफ रखकर सोने चली गई। अगले दिन, अरे यार तुम लोग बेकार में घबरा रहे थे। आधी रात को मैंने मंत्र पढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो किताब इफरित जिन कोई काल्पनिक कहानी या बकवास है जो किसी ने उस हवेली को देखकर प्रसिद्धि के लिए लिख दी थी। रिद्धि अगले दिन सबको अपनी बहादुरी किस्से सुना रही थी। अचानक ही रिद्धि के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है आनंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना भद्दा इशारा करने की? रिद्धि सिरे से उखड़ते जा रही थी। आनंद बोला, तुम पागल हो रही हो क्या? मैंने कब तुम्हें इशारा किया? रिद्धि, सच में अनंत ने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अरे क्या हो गया तुझे? सब लोग रिद्धि को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिद्धि अपना आपा खो रही थी। देखो देखो कैसे हंसी आ रही है इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, डरपोक कहीं का। अरे कब हंसा वो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या देख रही हो तुम? उसने वाकई कुछ नहीं किया है। इतनी रात हो गई, मुझे रात गए तुम लोगों के साथ बाहर ही नहीं आना चाहिए था, गलती मेरी है। रिद्धि इतना कहकर अपने घर की ओर लौट जाती है। उसके दोस्त आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये लड़की बोल क्या रही है? कभी कहती है संभव ने इसे गंदे इशारे किए, तो कभी कहती है रात हो गई। लगता है ज्यादा सोचने से इसके दिमाग पर असर पड़ा है। मैं आज रिद्धि के साथ ही रुक जाती हूँ। अनंत और संभव, रिद्धि और प्रिया कमरे पर पहुंच गए थे। रिद्धि घर पर पहुंचकर नॉर्मल लग रही थी। खाना भी उसने खुद बनाकर खिलाया। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती रही और फिर प्रिया को नींद आ गई। देर रात प्रिया को एहसास हुआ वो अकेली बिस्तर पर लेटी है। नजर घुमाई तो रिद्धि कहीं नहीं दिखी। बिस्तर से नीचे देखना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में नहीं, किसी जंगल जैसे स्थान पर है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे से जंगल में कैसे और कब पहुंच गए, उसे एहसास ही नहीं था। इसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर जाकर देखा तो कुछ आदिवासी जैसे लोग दिखाई दिए। वे लोग कुछ अजीब सा नृत्य कर रहे थे, रिचुअल कर रहे थे, और उसके देखकर उसे पसीने छूटने लगे। जैसे ही वो आदिवासियों के नजदीक पहुंची, वहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ भयानक मूर्तियां बाहर रखी दिखाई दी। सभी मूर्तियों की आंखें ऐसे फटी थीं जैसे अभी उन मूर्तियों में से कोई बाहर निकल आएगा। प्रिया का सर चकराने लगा था। कभी कमरा, कभी जंगल, कभी आदिवासी, कभी मूर्ति। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ में? उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता सा प्रतीत हो रहा था। अचानक उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दी, मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। उसने घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। सर पकड़कर वो नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ से लटकी हुई रिद्धि पर पड़ी। रिद्धि के लंबे बाल हवा में झूल रहे थे, आंखें बाहर की ओर लटकी हुई थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था। रिद्धि को इस तरह से देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वो उठ बैठी। उसने महसूस किया कि वो जंगल में नहीं है बल्कि रिद्धि के कमरे में है, और शायद वो एक सपना था, लेकिन सचमुच वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसके कपड़ों में मिट्टी और पत्ते चिपके हुए थे। प्रिया की अभी तक डर से कभी छूट रही थी। सपना वो लगातार चारों ओर देख रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मकान की छत पर एक चेहरा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छत के अंदर झांक कर उसे देख रहा है। इतने सारे घरों को भूतिया शक्ति से छुटकारा दिलाने वाली लड़की जिसने कोई डरावनी घटना देखी थी, वो भी दहशत जिंदा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने जो देखा वो सब भ्रम है, एक छलावा है, किंतु ये कैसा भ्रम जाल था जिसमें वो उलझती जा रही थी। छत पर उभरी आकृति से डरकर वो बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने खुद को फिर से उसी सुनसान जंगल में पाया। प्रिया पागलों की तरह यहाँ से वहां दौड़ रही थी, लेकिन जैसे उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। भागते 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 वो थक चुकी थी, थक कर बैठ गई। बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को वापस कमरे में पाया।
बार बार यही हो रहा था उसके साथ में। वो बाहर निकलने की कोशिश करती तो खुद को जंगल में पाती और थक कर बैठती तो वापस कमरे में पहुंच जाती। अचानक फिर से एक डरावनी ध्वनि सुनाई दी, यहाँ से निकलना चाहती हो तो बलि देनी होगी। किसकी बलि? कैसी बलि? कौन है आप? मुझसे क्या चाहते हो? जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। प्रिया की यह कहकर चीख निकल गई और बेहोश होने वाली थी। तभी रिद्धि कमरे के अंदर आती है और बिखरे बाल, होठों से बेतरतीब निकलती हुई लाली, ऐसा लग रहा था जैसे होठों पर खून लगाओ। हमेशा काजल से सजी रहने वाली आंखें किसी काले जानवर की तरह लग रही थी। एक हाथ से प्रिया को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें बलि देनी होगी, वरना ये मरेगी तो भी नहीं बचेगी। देखो तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? कोई अतृप्त इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपना दोस्त समझो, दुश्मन नहीं हूं मैं। उसने खुद को संभालते हुए एक प्रयास किया। तुझे लगता है मैं कोई आत्मा हूं, तू मेरी मदद करेगी? ना मेरे पास कोई शरीर है ना कोई आत्मा। जब शरीर ही नहीं तो इच्छाएं कहां से होंगी? अतृप्त आत्मा, तू मुझे तृप्त करेगी कैसे? मैं इस लोक का नहीं जो मुझे यहाँ की वस्तु से तृप्ति मिल जाए। ना मेरे पास शरीर है, न आकार, न रंग, न रूप। प्रिया सहमी हुई थी, आंख सूख चुकी थी, गला सूख चुका था। अपनी दोस्त की बलि कैसे दे दूं, ये सोचकर उसे सिरहन हो रही थी। अपने आप को उसने फिर से एक निर्जन वन में पाया। उसने देखा कि एक औरत कुल्हाड़ी लेकर दौड़ती चली आ रही है। अचानक रिद्धि की चीख की आवाज सुनाई दी। कुल्हाड़ी नीचे गिरी हुई थी और रिद्धि की गर्दन एक ओर लटकी थी। रिद्धि की गर्दन से खून का फवारा छूट रहा था। रिद्धि की ऐसी हालत देखकर प्रिया के होश गुम हो गए। क्या उसने अपने दोस्त को मार डाला? क्या ये सिर्फ छलावा था या फिर ये भूल भुलैया और भी गहराएगी? अपने सभी दोस्तों को मरा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आया तो पाया कि अनंत और संभव उसे घेर कर खड़े हुए हैं। संभव ने उसका हाथ थामा हुआ था और अनंत उसका सर सहला रहा था। प्रिया कुछ बोलने को हुई कि सामने से रिद्धि कटोरी में सूप लेकर वहां पहुंची। यह देख एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिद्धि को देखकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी और कहने लगी, तुम तो रात को मेरे ही हाथों से लेकिन यह कहकर वो रोने लगी। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख चीख कर रोने लगी। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सचमुच नहीं मरना चाहती थी। अरे यार, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैंने संभव और अनंत को बुला लिया। रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। रघु को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिद्धि ने कह तो दिया था उसके शायद कोई सपना देखा है, लेकिन उस दिमाग उस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। रविवार का दिन था और प्रिया की हालत को देखने के लिए संभव और अनंत ने भी वहां रुकने का प्लान बनाया। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये बहुत डर चुकी है और इसका फेवरेट ड्रिंक अगर इसे पिला दें तो शायद ये ठीक हो जाए। आपस में बात करके माहौल को थोड़ा शांत बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया अभी भी सहमी बैठी थी। पीने के बाद कब उन चारों को नींद आ गई पता नहीं चला। अचानक देर रात कुछ अजीब सी आवाज सुनकर नींद टूटी। उसने संभव को जगाया तो लगा कि वो किसी दूर जंगल में है जहां आदिवासी ढोल बजा रहे थे। संभव को अभी कोई स्वप्न लग रहा था। आधी रात गए सुनसान जंगल, झींगुर और जंगली जानवरों की धाय धाय करती आवाज से जो सन्नाटे को चीर कर
अजीब सी सरहन पैदा कर रही थी और अजीब सी ध्वनि निकालती। वो आदिवासी ढोल एक शोक सा नशों में भर रहे थे। संभव अनंत का हाथ पकड़कर आदिवासियों की ओर बढ़ने लगा, मानो एक सम्मोहन सा था जो उन्हें उस ओर खींच रहा था। आगे की गोले के चारों ओर कुछ लोग बेसुध होकर ढोल पीट रहे थे। संभव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब उसने प्रिया और रिद्धि को वहां बैठे देखा। उसने रिद्धि से कुछ पूछना चाहा, किंतु एक आदिवासी ने खून उगलती आंखों से घूरकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सभी लोग नीचे बैठने लगे। एक थाल में भोजन जैसा कुछ परोसा जाने लगा। उन चारों को भी खाने का इशारा किया तो कुछ बहबीस से होकर सबने बारी बारी से एक एक निवाला अपने मुंह को लगाया। उसको तो पहले निवाले से ही उल्टी हो गई, लेकिन पता नहीं रिद्धि क्यों उसे खाती रही, मानो वर्षों की भूख शांत हो रही थी। उसकी आंखों से टपकता वहशीपन, उसके चेहरे पर चढ़ते उतरते भाव, सब उसे देख रहे थे। खाने के बाद अब रिद्धि सामान्य लग रही थी। संभव और अनंत की आंखें खौफ और प्रश्न नजर आ रहा था, क्वेश्चन नजर आ रहा था। उन्हें सबको अच्छी तरह से याद था, वे सब अच्छी तरह से सोए थे। अचानक इस जंगल में कैसे पहुंच गए? आदिवासियों के बीच फंस जाना और पता नहीं क्या खाना। उन्हें अभी तक ये स्वप्न ही महसूस हो रहा था। वे अभी इस उलझन से निकले तक न थे। अचानक एक आदिवासी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सभी अपने अपनी जान बचाने के प्रयास से इधर उधर दौड़ने लगे। एक झोपड़ी के अंदर संभव जाकर छुप गया। वहां से भयानक आवाज आने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर मांस खा रहा। बीच बीच में गुर्राने की आवाज सन्नाटे को चीर देती थी। संभव पसीने से तरबतर हो चुका था, एक कोने में बैठा हुआ था। अचानक आवाज उसके निकट आती हुई प्रतीत होती है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो क्षण ब क्षण उसने अपने कंधे पर हाथ पाया। प्रिया, यहाँ कोई है? संभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। कौन है? कहाँ है? वो झोपड़ी के पीछे की तरफ से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। संभव ने डरते हुए कहा। होश में आओ संभव, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो अपने कमरे में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? कुछ बताओगे? संभव ने ध्यान से देखा तो पाया वो तो अपने कमरे में ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहां तो उस जंगल में। संभव ने बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया। प्रिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कमरे से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आने के बाद प्रिया ने संभव से कहा, संभव, रिद्धि और अनंत का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें जंगल में थे। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ दैट पॉसिबल? वो दोनों भी तो जंगल में थे, अनंत ने कहा। रिद्धि बोली, ऐसा ही जंगल मैंने भी देखा था। आखिर कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। खुली आंखों से देखकर सब कुछ कैसे झुठला दे। प्रिया ने अपनी सारी घटना उसे बता डाली। फिर संभव ने भी अपना पूरा अनुभव उसे बताया। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने के बाद दोनों को कुछ देर तक खामोश रहे। फिर संभव ने आगे कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये सब उस किताब के कारण ही हुआ है। ये कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी सोचने समझने की मेंटालिटी छीन रही है? हमारे दिमाग को इतना भटका दिया है कि सच और भ्रम आखिर क्या है हम ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कोई छलावा है शायद कि हम दोनों वापस कमरे में आ गए, रिद्धि अनंत अभी तक नहीं आ पाए। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि छलावे ने उन दोनों का शिकार कर लिया? नहीं नहीं प्रिया, मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कहता है कि वो दोनों ठीक होंगे और इस छलावे से निकल जाएंगे। देखो, आज जब मैंने सपने में वो जब जंगल देखा तो हम चारों उसी जंगल में थे। इसका मतलब वो चारों इसी छलावे में फंसे हैं। तुम सही कह रहे हो। लगता है वो किताब हमें फिर से पढ़नी होगी कि उसमें है क्या, तभी समझ में आएगा कि आखिर सब कुछ है ये क्या हो रहा है, और छलावे से निकलने का रास्ता भी उसे वहीं से मिलेगा। वे दोनों वापस अंदर किताब वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते हैं वे दोनों एक बार फिर से उसी जंगल में पाते हैं। नहीं,
हम फिर से उसी जंगले, उसी छलावे में आ गए। रिया घबराकर इधर से उधर भाग रही थी। तभी उसे एक घने पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर वहां खड़ा हो। प्रिया दौड़कर पेड़ के पास पहुंची। अचानक पेड़ की डाल पर से एक आदिवासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले के कारण प्रिया घबरा गई थी। वह घबराकर वहां से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी रिद्धि पर पड़ी। अंधेरे में वो नीचे झुककर बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। धीमे कदमों से प्रिया उसके पास पहुंची। रिद्धि, ये तुम ही हो ना? यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया की बात सुनकर रिद्धि ने अपना चेहरा ऊपर किया। रिद्धि का चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई। रिद्धि के मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो किसी इंसानी हाथ को नोच कर खा रही थी। रिद्धि को ऐसे देख उल्टी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। रिद्धि अब गुस्से में घूर रही थी और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। रिद्धि, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी रिद्धि नहीं हो सकती, दूर रहो तुम मुझसे। रिद्धि खून से सने मुंह को खोलकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। ध्यान से देखो, ये मैं ही हूं और तुम्हें पता है ये हाथ किसका है? तुम्हारे दोस्त अनंत का। प्यारी प्रिया, ऐसी नजरों से मत देखो मुझे जैसे तुमको जानते ही नहीं। तुम्हें याद है ना, उसने कहा था कि बलि देनी होगी। जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी हम इस छलावे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब सच नहीं है। जरूर ये सब मेरा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है, भूल गई? तुमने भी तो चखा था ना जब उन आदिवासियों ने परोसा था तुम्हें। जानती हो क्या था वो? तुम्हारा दोस्त अनंत। झूठ है ये सब। अनंत तो उस समय हमारे साथ ही था। अनंत को कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम। वो सब एक छलावा था। तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद चीजों में से क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हें मौका मिला था ना कि तुम यहाँ से निकल सको, लेकिन तुमने मौका गवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। संभव की बलि दे दो और मेरे साथ छलावे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे जैसे हैवान मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते। तुम रिद्धि नहीं हो। ये सब मुझे तोड़ने का तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। संभव, संभव कहाँ हो तुम? संभव? प्रिया, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, घूम फिरकर बार बार यहीं आ जाता हूँ। हम यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। ये छलावा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। संभव, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है। मैं इस जंगल की भूल भुलैया में भागते भागते थक चुका हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, बार बार घूम फिरकर यहीं आ जाता हूँ। इस जंगल का कोई सिरा ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना, ये आदिवासियों की भयानक आवाज़ और ढोल की मनहूस आवाज़। ये आवाज़ अगर मैंने कुछ देर और सुनी तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है, बलि देनी होगी। ध्यान रखो, यहाँ से तुम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। भूल जाओ ये तुम्हारे दोस्त हैं। बस बलि दो और अपनी जान बचाओ। प्रिया, इस रिद्धि ने हमारे दोस्त अनंत को मार डाला। देखा ना तुमने, इसने कितनी निर्ममता से अनंत को मार डाला। मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं सका। लेकिन अब मैं इस छलावे में फंसकर नहीं मर सकता। मैं बलि दूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। संभव, संभालो अपने आप को। देखो, ये सब हमारा वहम है। संभव, होश में आओ। अगर यहाँ से निकलने की यही शर्त है तो सबसे पहले मैं इस रिद्धि को मार डालूंगा। इसी की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। हमने इसे मना किया था और शैतानी किताब को हाथ मत लगाना लेकिन ये नहीं मानी। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर संभव कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर लपक पड़ता है और एक ही बार में उसकी गर्दन
थर से अलग कर देता है। एक भयानक हंसने की चीख आती है। बस एक बलि और, उसके बाद तुम आजाद हो। संभव, ये क्या कर दिया तुमने? रिद्धि दोस्त थी हमारी। हम तो यहाँ उसे बचाने आए थे। देखो प्रिया, यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अगर कुछ देर और यहाँ रहे तो ये आवाज़ सुनते सुनते ब्रेन हैमरेज से मर जाओगी तुम। मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी। मैं मरना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डाई। मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। प्रिया कहते, संभव, हम एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। ये हमसे ऐसे ही काम करा रही है जिससे नेगेटिविटी बढ़े, ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए और हम उसकी पकड़ से कभी आज़ाद ना हो पाएं। अपने दोस्तों की बलि देकर हम कभी यहाँ से निकल नहीं सकते। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी, ठीक है? मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने दोस्त के हाथ खून से रंगने नहीं दूंगी तुम्हें। इतना कहकर प्रिया कुल्हाड़ी लेकर अपनी गर्दन पर वार करने लगी। प्रिया, संभव, उठो। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? रिद्धि और अनंत कहाँ हैं? रिद्धि और अनंत अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। छलावे में फंसकर उनकी मौत हो चुकी है सर। हमें भी यही लगा था कि हम कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे, लेकिन इस छलावे से हम बाहर कैसे निकले? रिद्धि ने मुझे फ़ोन किया था और उस किताब के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। आज मैं जब यहाँ रिद्धि से मिलने और किताब देखने के लिए आया तो पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा है। अब मेरे बहुत खटखटाने पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मेरा मन आखिरकार खिन्नता से भर गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरा घर खाली पड़ा था और तुम चारों भांसे नदारद थे, गायब थे। मैं समझ गया ये सब उस किताब का है, इसलिए मैंने वो किताब खोली और उस शक्ति को कमज़ोर करने के लिए मंत्र पढ़े, रिचुअल किया। रिचुअल के बाद जब मैंने आँख खोली तो तुम दोनों बेहोशी की हालत में यहाँ पड़े दिखाई दिए। प्रोफेसर के सही समय पर आने से वो दोनों बच चुके थे। प्रिया, संभव, बच चुके थे, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के सदमे से वो कभी निकल नहीं सके। अपनी रिसर्च छोड़कर वो अपने घर चले गए। शैतानी किताब को प्रोफेसर ने अपनी लाइब्रेरी में रख लिया। सभी उस घटना को भूलने की कोशिश में लगे थे। 8 साल बाद, अरे यार, प्रोफेसर की लाइब्रेरी में किताबें कैसी हैं? आज रात को पढ़कर देखते हैं।